हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल फर्स्ट राइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 में चैप्टर नंबर 12, जहां पे हम क्या पढ़ेंगे, पंचायत समिति के नियंत्रण के बारे में पढ़ेंगे कि पंचायत समिति के ऊपर किसका नियंत्रण होगा, या फिर इसको क्या बोलेंगे, पंचायत समिति का पर्यवेक्षण यानी कि देखरेख या निगरानी, कोई भी वर्ड आप चूज कर सकते हैं भाई। ठीक है। इसके साथ में इंग्लिश में इसको बोला जाएगा सुपरविजन ऑफ दी पंचायत समिति, यानी कि पंचायत समिति के ऊपर देखरेख किसकी होगी भाई। ठीक है। जहां पे आपकी धाराएं हैं, धारा 106 से लेके 116 तक बात हुई है। दोस्तों, इससे पहले हमने लास्ट क्लास में पंचायत समिति के गठन के बारे में, पंचायत समिति की कमेटीज के बारे में, पंचायत समिति कौन कौन से टैक्स लगा सकती है, इन सबको बिल्कुल विस्तार से पढ़ाया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोज नहीं देखे हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको उन सभी वीडियोज के लिंक मिल जाएंगे। इसके साथ में आपको टेलीग्राम चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ठीक है। तो भाई दोस्तों, आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। तो धारा 106, 107 और 108 तीनों में क्या बात हुई है कि एक तो नियंत्रण होगा भाई मुख्य कार्यकारी अधिकारी। अब ये कौन होता है भाई, ये जिला परिषद के ऊपर होता है। तो आपके बेयर एक्ट में दिया गया है कि जो आप कार्यकारी अधिकारी टर्म जो देखते हैं वो होती है पंचायत समिति। तो ये अधिकारी पंचायत समिति के ऊपर होता है, और जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है वो किसके ऊपर होता है, वो जिला परिषद के ऊपर होता है। ठीक है भाई। तो भाई धारा 106 में दिया गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण, यानी कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी का क्या नियंत्रण होगा भाई पंचायत समिति के ऊपर। तो कहा गया है कि मुख्य कार्यकारी अधिकारी अपने एरिया के अंदर जितनी भी जो पंचायत समिति है, जितनी भी जो पंचायत समिति हैं, उनकी जो अचल संपत्ति हैं उनको जाके देख सकता है, उनकी जांच कर सकता है। इसके साथ साथ में किसी अन्य व्यक्ति को भी नियुक्त कर सकता है जो जाके वहां पे उन सभी संपत्तिज को चेक कर सके, यानी कि उनकी इंस्पेक्शन कर सके भाई। ठीक है भाई। इसके साथ में यह भी दिया गया है कि वह पंचायत समिति के किसी भी डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है, किसी भी पंचायत समिति के डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है और फिर उसकी जांच भी कर सकता है। इसके साथ साथ में यह भी दिया गया है कि वह पंचायत समिति की किसी भी स्टेटमेंट को मंगा सकता है। अब स्टेटमेंट क्या है भाई, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि स्टेटमेंट किस प्रकार तैयार की जाती है कि एक साल के अंदर कितना पैसा खर्च हुआ है, कितनी आय हुई है और कितना पैसा बच गया है, इनकी एक स्टेटमेंट तैयार की जाती है। और वो स्टेटमेंट किसको भेजी जाती है भाई, वो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजी जाती है। इसके साथ साथ में ये कहा गया है कि पंचायत समिति जो भी प्रस्ताव पारित करेगी, पंचायत समिति जो भी प्रस्ताव पारित करेगी उसकी एक कॉपी किसको भेजेगी भाई, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजेगी। इसके साथ साथ में पंचायत समिति का जो बजट जो धारा 102 के अंतर्गत है, अगर वो पास हुआ है तो उसकी कॉपी या फिर किसी भी स्टेटमेंट की कॉपी किसको भेजी जाएगी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी को भेजी जाएगी। और साथ साथ में जितने भी जो अकाउंट्स हैं, जितनी स्टेटमेंट हैं, उन सबको लिखित रूप में मुख्य कार्यकारी अधिकारी पंचायत समिति से मांग सकता है। तो भाई देखिए कितनी ज्यादा शक्तियां हैं किसके पास, मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पास। ठीक है भाई। इसके साथ में अभी धारा 107 में क्या कहा गया है कि सरकार के नियंत्रण की बात हुई है। सरकार नियंत्रण किस प्रकार करेगी, सरकार द्वारा पर्यवेक्षण यानी कि देखरेख, निगरानी यानी कि सुपरविजन बाय द गवर्नमेंट भाई। ठीक है भाई। तो क्या कहा गया है भाई, सरकार है तो सरकार क्या करती है कि हर पंचायत समिति को दिशा निर्देश जारी करती है भाई। दिशा निर्देश जारी करती है कि आप जितने भी जो आपको कार्य दिए गए हैं, आपके जो कर्तव्य हैं को उनको अच्छे से करें, समाज की भलाई के लिए करें भाई। ठीक है। ये दिशा निर्देश जारी करती है। तो पंचायत समिति को वो सभी जो निर्देश हैं वो मानने होते हैं। अगर कोई पंचायत समिति वो निर्देश नहीं मानती है, अगर वो निर्देश नहीं मानती है तो फिर क्या होगा भाई, उसका रीजन बताना पड़ेगा, कारण बताना पड़ेगा कि भाई क्यों नहीं मान रहे भाई। तो इसके लिए पंचायत समिति क्या कर सकती है, पंचायत समिति अपने मेंबर्स के 2/3 के साथ एक प्रस्ताव पारित कर सकती है और सरकार को भेज सकती है। रीजन बताएगी भी उसके थ्रू, हमने आपके सुझाव को क्यों नहीं माना, या फिर आपने जो दिशा निर्देश दिए थे उनको क्यों नहीं मान रहे हम। तो वो 2/3 के साथ एक प्रस्ताव पारित किया जाता है, सरकार उसके ऊपर विचार करती है। सरकार को अगर सही लगे तो सुझाव को मान लेती है, अगर नहीं लगे तो सरकार उसको खारिज कर सकती है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि सरकार पंचायत समिति के अंडर में काम नहीं करेगी, यानी कि पंचायत समिति सरकार के अंडर में काम करेगी। यानी कि सरकार का जो डिसीजन है वो क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा, यानी कि डिसीजन फाइनल होगा भाई। ठीक है भाई।
तो भाई किस धारा के अंतर्गत है? धारा 107 के अंतर्गत। इसके साथ साथ में और कुछ भी दिया गया है। कहा गया है कि पंचायत समिति के जो विकास के कार्य हैं उनमें सरकार क्या करेगी? मदद करेगी। अगर कोई कार्य कॉमन है, एक से ज्यादा पंचायत समिति के बीच में कॉमन है, तो उनके डिस्प्यूट को भी क्या करेगी? उसको भी क्या है? डिस्प्यूट को भी, उस विवाद को सुलझाएगी भाई, ठीक है, और उनके कार्यों के अंदर मदद करेगी। या फिर इसके साथ में कहा गया है कि सरकार किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकती है, किसी भी रिकॉर्ड की, बजट की, यानी कि जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी मांग कर सकता था किसी भी स्टेटमेंट की, तो सरकार के पास भी ये शक्ति है कि सरकार किसी भी दस्तावेज की मांग कर सकती है भाई। डॉक्यूमेंट कुछ भी लगा लो भाई, क्या नाम है, तो सरकार जो सब कार्य हैं वो किसके हैं? वो सरकार के अंडर में होते हैं, ठीक है। तो भाई दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने ये भी पढ़ा है कि जो टैक्स लगाने की शक्ति से रिलेटेड है कि अगर पहले देखा जाए तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है। पंचायत समिति के लिए अगर पहले देखा जाए तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सब चीजें भेजी जाती हैं, बजट है, यानी कि टैक्स लगाने से रिलेटेड जो भी है मुख्य कार्यकारी अधिकारी की परमिशन लेनी होती है। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया है। अगर मुख्य कार्यकारी अधिकारी कुछ चीजों को मना करे तो फिर क्या है कि पंचायत समिति डायरेक्ट सरकार के पास रिपोर्ट कर सकती है, यानी कि सब क्या करेंगे? सरकार के नीचे काम करेंगे भाई, ठीक है। जिला परिषद हो, ग्राम पंचायत हो, या फिर पंचायत समिति हो। या फिर इसके साथ साथ में एक चीज और दी गई है भाई, सरकार क्या करेगी? सरकार पंचायत समिति और ग्राम पंचायत के बीच में कार्यों का बंटवारा करेगी, ठीक है भाई। तो भाई जितने भी जो कार्य हैं तो कार्य कॉमन ही होते हैं, लेकिन सरकार उनको बताएगी कि ये कार्य आपके हैं, ये कार्य आपके हैं, यानी कि बंटवारा करेगी भाई। किस धारा के अंतर्गत करेगी भाई? धारा 107 के अंतर्गत। आपको क्या याद रखना है? 106 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियंत्रण करेगा भाई, धारा 107 में क्या करेगा? सरकार नियंत्रण करेगी भाई। अब धारा 108 में बात करते हैं। धारा 108 में क्या दिया गया है? पंचायत समिति के प्रस्ताव को रद्द या फिर निलंबित करने की शक्ति, पावर टू कैंसिल दी, सस्पेंड दी रिजोल्यूशन ऑफ द पंचायत समिति। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है भाई। तो धारा 108 में दिया गया है कि पंचायत समिति के जितने भी जो प्रस्ताव पारित किए जाते हैं उनको रद्द करने की शक्ति किसके पास होती है भाई? उनको रद्द करने की शक्ति किसके पास होती है? तो भाई सरकार क्या कर सकती है? उनको रद्द कर सकती है, या फिर डायरेक्टर, निदेशक भी रद्द कर सकता है। तो क्या प्रक्रिया है भाई? देखते हैं भाई, ठीक है। क्या कहा गया है कि सरकार पंचायत समिति के किसी भी प्रस्ताव को रद्द कर सकती है अगर उसको लगता है, अगर सरकार के विचार में सरकार को लगता है कि जो भी प्रस्ताव पंचायत समिति के द्वारा पारित किया गया है ये कानूनी रूप से अवैध है भाई। कानूनी रूप से अवैध है तो उस प्रस्ताव को खारिज किया जा सकता है। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया है कि अगर पंचायत समिति अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करती है, यानी कि अपनी शक्तियों से ज्यादा शक्ति यूज करती है जो उसके अंडर में है ही नहीं, उस प्रस्ताव को पारित कर दे, तो क्या करेगी सरकार? उसको क्या कर सकती है? सरकार कैंसिल कर सकती है। इसके साथ साथ में यह भी कहा गया है कि अगर कोई कार्य है उनके लिए कोई प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन सरकार को लगे कि इनसे बस क्या है कि पैसे की वेस्टेज है, इन कार्यों का कोई फायदा नहीं है, ये समाज के हित में नहीं है, तो भी सरकार क्या कर सकती है? उस प्रस्ताव को खारिज कर सकती है, ठीक है। इसके साथ में दिया गया है कि सरकार ये प्रस्ताव रद्द करने से पहले पंचायत समिति को क्या करेगी? उसको कारण बताओ नोटिस देगी भाई, कि भाई आपने जो प्रस्ताव पारित किए गए हैं आपको पूरा बोलने का अधिकार है, आप अपने आप को एक्सप्लेन कीजिए भाई, ठीक है। आपने ये प्रस्ताव क्यों पारित किए हैं? अगर पंचायत समिति अच्छे तरीके से जवाब नहीं दे पाती है तो प्रस्ताव को खारिज कर दिया जाएगा। इसके अलावा यह भी कहा गया है कि अगर किसी प्रस्ताव से मनुष्य की हानि या फिर किसी भी मनुष्य की हेल्थ के ऊपर अगर कोई भी प्रभाव पड़ता है, किसी भी प्रस्ताव से मनुष्य की कोई हेल्थ है, या फिर पानी से रिलेटेड, पानी जो का प्रदूषण होता है, या फिर कोई भी फैसला लिया गया है उससे किसी मनुष्य को हानि हो रही है भाई, ये निदेशक को लगता है कि हानि हो रही है, तो निदेशक क्या कर सकता है? उस प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है। उस प्रस्ताव को निलंबित कर सकता है। किस धारा के अंतर्गत? धारा 108 के अंतर्गत। फिर क्या है कि अगर किसी प्रस्ताव को निलंबित कर दिया तो फिर क्या है कि पंचायत समिति उस प्रस्ताव की एक स्टेटमेंट तैयार कर सकती है कि आपने ये प्रस्ताव क्यों हमारा निलंबित किया है, तो वो सरकार के पास जा सकती है। तो सरकार क्या है? या तो खुद निदेशक के पास वो जो भी मीटिंग हुई है, जो भी केस की जो मीटिंग हुई है उनकी कॉपी मांग सकती है, या फिर पंचायत समिति के सुझाव के ऊपर निदेशक से वो जितनी भी जो कार्रवाई हुई है जो सस्पेंड करने की, तो उन सब की एक कॉपी मांग सकती है, उनकी जांच कर सकती है। जैसा सरकार को ठीक लगेगा
सरकार फिर उसके हिसाब से अपना निर्णय लेगी और वही निर्णय क्या होगा, वही निर्णय फाइनल होगा भाई। ठीक है भाई। तो भाई धारा 106 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी के नियंत्रण की बात हुई है। धारा 107 में सरकार के नियंत्रण की बात हुई है। धारा 108 में प्रस्ताव को रद्द करने की बात हुई है। तो भाई ये सब पंचायत समिति के ऊपर क्या है, नियंत्रण की धाराएं हैं भाई। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति हैं कि किसका नियंत्रण होगा, ये ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो पावर ऑफ टैक्सेशन थी उसमें आपके इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते, जैसे उसमें इंपॉर्टेंट धारा 102 हो गई या फिर कमेटीज के हो गए। तो भाई जो भी इंपॉर्टेंट है, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर देखें भाई, पूरा देखें भाई। ठीक है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन, बहुत ज्यादा क्वेश्चन आएंगे भाई। आइए दोस्तों इसके बाद बात करते हैं धारा 109। 109 में क्या दिया गया है कि सदस्यों को निलंबित या पद से हटाना, सस्पेंशन एंड द रिमूवल ऑफ द मेंबर्स। ठीक है भाई। तो सदस्य कौन है भाई, सदस्यों में है चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और कोई भी सदस्य जो पंचायत समिति का है। तो इन सभी को सरकार निलंबित भी कर सकती है, उनके पद से हटा भी सकती है। तो भाई क्या कहा गया है, कहा गया है कि सरकार किसी भी चेयरमैन यानी कि सभापति, वाइस चेयरमैन, उपसभापति या फिर किसी अन्य सदस्य को उसके पद से निलंबित कर सकती है। कब, जब उसके खिलाफ कोई कार्रवाई चल रही हो, यानी कि उसके खिलाफ कोई भी इंक्वायरी चल रही है, तब सरकार उसको उसके पद से निलंबित कर सकती है। ठीक है भाई। इसके साथ में यह भी दिया गया है कि जो निलंबन का जो पीरियड होगा, जो कार्यकाल होगा, वो 6 महीने से ज्यादा नहीं हो सकता। सरकार किसी भी सदस्य को 6 महीने से ज्यादा निलंबित नहीं कर सकती भाई। ठीक है। इसके साथ में यह भी दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति यानी कि कोई सदस्य है, अगर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करता है यानी कि अपने कर्तव्यों का उल्लंघन करता है, तो सरकार उसको उसके पद से हटा सकती है। सदस्यों में भाई चेयरमैन भी है, वाइस चेयरमैन भी है और उसके पंचायत समिति के मेंबर्स भी हैं भाई। ठीक है भाई। तो उनके पद से हटाया जा सकता है भाई। ठीक है। अब पद से हटा दिया तो फिर क्या होगा, अगर किसी के खिलाफ अगर उसने अपने कर्तव्यों का उल्लंघन किया है, अगर उसको हटा दिया गया तो साथ में उसके ऊपर एक बैन भी लगाया जाएगा। उस व्यक्ति के ऊपर ज्यादा से ज्यादा 5 साल तक का बैन लगाया जा सकता है। 5 साल से ज्यादा नहीं लगा सकता कि वो दोबारा इलेक्शन लड़ सके भाई। ठीक है। तो उसके ऊपर 5 साल का बैन लगाया जाएगा, अधिकतम 5 साल का बैन लगाया जाएगा। इसके साथ में यह भी दिया गया है कि जिस टाइम पे वो मेंबर सस्पेंड रहेगा तो वो किसी भी कार्रवाई के अंदर भाग नहीं ले सकता, यानी कि मीटिंग के अंदर भाग नहीं ले सकता। किस धारा के अंतर्गत, धारा 109 के अंतर्गत भाई। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं धारा 110। दोस्तों ये धाराएं, सभी धाराएं इंपॉर्टेंट है भाई। आज की जितनी भी धाराएं हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बन सकता है और 100% बनेगा भाई। ठीक है। तो धारा 110 में क्या दिया गया है कि सरकार के द्वारा पंचायत समिति के बार बार अपने कर्तव्यों में चूक करने, सत्ता का दुरुपयोग करने पर विघटन करने की शक्ति। विघटन का मतलब क्या होता है भाई, भंग करना। यानी कि कहने की बात यह है कि अगर पंचायत समिति बार बार अपने कर्तव्यों का पालन करने में बार बार चूक करे, अपनी सत्ता का दुरुपयोग करे, तो सरकार क्या कर सकती है, सरकार उस पंचायत समिति को भंग कर सकती है भाई। तो ये पंचायत समिति आएगा भाई यहाँ पे, पंचायत समिति। ठीक है। या फिर क्या दिया गया है कि पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट टू डिजोल्व इन द केस ऑफ द इनकम्पिटेंसी, परसिस्टेंट डिफॉल्ट और द एब्यूज ऑफ द पावर। ठीक है भाई। तो किस धारा में दिया गया है, धारा 110 में। दोस्तों अगर आप देखें, हमने ग्राम पंचायत में भी नियंत्रण की बात की थी, आप देखें कि वहां पे जो धाराएं हमने पढ़ी थी सेम एज इट इज है भाई। वहां पे सरपंच को हटाने की बात हुई थी, यहाँ पे मेंबर्स को हटाने की बात हुई है भाई। ठीक है। इसके साथ साथ में एक राइट टू रिकॉल भी है, जिसमें जो क्या है कि जो वोटर्स हैं उनको अधिकार दिया गया हटाने का। यहां पे कौन हटा रहा है, यहाँ पे सरकार हटा रही है भाई। कौन हटा रहा है, सरकार हटा रही है भाई। ठीक है। और जो उसके वोटर्स हैं उनको किस धारा के अंतर्गत इन मेंबर्स को हटाने का अधिकार है, वो धारा 62 के अंतर्गत, यानी कि राइट टू रिकॉल की बात हुई है। वहां पे कार्यकाल की बात हुई है भाई इनकी। ठीक है। तो भाई सरकार क्या करती है, किसी भी पंचायत समिति को भंग कर सकती है, कहने का मतलब ये है। इसके साथ में धारा 111 आती है कि वहां पे क्या कहा गया है कि अगर मान लिया किसी पंचायत समिति को भंग कर दिया, परिणाम क्या होंगे भाई उसके। परिणामों की बात कौन सी धारा में हुई है, धारा 111 में हुई है। यानी कि विघटन के परिणाम, विघटन आप यहाँ पे भंग लिख सकते हैं भाई। आपके एग्जाम में विघटन आ जाए भाई तो आप विघटन और भंग करना एक ही बात होती है। ठीक है।
विघटन के परिणाम यानी कि समिति को भंग करने के परिणाम यानी कि कंसिक्वेंसेज ऑफ द डिसोल्यूशन। तो क्या होगा भाई? तो भी दोस्तों ध्यान से सुनिए कि अगर एक बार सरकार ने धारा 110 के अंतर्गत अगर किसी पंचायत समिति को भंग कर दिया तो फिर धारा 111 के अंतर्गत उसके परिणाम ये होंगे कि जैसे ही समिति भंग हुई तो उनके सभी मेंबर्स को अपने पद को खाली करना पड़ेगा भाई। उनके सभी मेंबर्स को अपने पद से क्या देना पड़ेगा? इस्तीफा देना पड़ेगा। फिर क्या होगा कि सरकार एक ऐसे व्यक्ति को चुनेगी कि जो कि पंचायत समिति के कार्य करेगा। वो व्यक्ति सरकार के नियंत्रण में होगा। वो व्यक्ति सरकार के नियंत्रण में होगा। और कब तक कार्य करेगा? जब तक एक नई पंचायत समिति का गठन ना हो जाए। इसके साथ साथ में ये भी दिया गया है कि पंचायत समिति के जो सभी संपत्ति हैं, जो सभी रिकॉर्ड हैं, अब वो किसके पास रहेंगे? वो सरकार के पास रहेंगे, यानी कि सरकार द्वारा नियुक्त किए गए व्यक्ति के पास रहेंगे भाई, जब तक नई पंचायत समिति का गठन ना हो जाए। अब नई पंचायत समिति का गठन कब होगा भाई? तो भाई लिखा गया है कि 6 महीने के अंदर नई पंचायत समिति का गठन होगा। इसके साथ साथ में दोस्तों आप ये भी याद रखें कि जिस टाइम पे पंचायत समिति को भंग किया गया है, अगर उसका जो टाइम पीरियड है, जो अगले इलेक्शन होने हैं उसके बीच में जो टाइम पीरियड 6 महीने से कम है, जैसे कि मान लिया कि क्या है कि जो इलेक्शन का टाइम है आज से 3 महीने बाद है और आज हम किसी पंचायत समिति को भंग कर देते हैं, तो ये टाइम पीरियड 6 महीने से कम है, तो इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे भाई। तो क्या किया जाएगा? इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। जब सभी पंचायत समिति के इलेक्शन होंगे उनके साथ में इलेक्शन कराए जाएंगे। आप देखें कि सरपंच और पंच के इलेक्शन है, अगर किसी सरपंच को या पंच को क्या कर दिया जाता है? हटा दिया जाता है, तो फिर क्या है कि वहां पे नए इलेक्शन नहीं कराए जाते। जब टाइम पीरियड 6 महीने से कम होता है तो नए इलेक्शन नहीं कराए जाते। अगर टाइम पीरियड 6 महीने से ज्यादा है तो दोबारा से वहां पे इलेक्शन कराए जाएंगे। और उस व्यक्ति का जो कार्यकाल कितना होगा कि वो जितना टाइम बचा हुआ है उस कार्यकाल के लिए वो कार्य करेगा। यहां भी 6 महीने के अंदर नई पंचायत समिति का गठन होगा और अगर टाइम 6 महीने से कम है तो इलेक्शन नहीं कराए जाएंगे। ठीक है भाई। किस धारा के अंतर्गत? धारा 111 के अंतर्गत। दोस्तों आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा कि पंचायत समिति के ऊपर नियंत्रण किसका होगा भाई, जिसमें हमने धारा 106 से लेके 111 तक पढ़ा है। दोस्तों क्लास लंबी हो जाएगी। अगली क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे भाई, हमारे सभी धाराओं के अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएंगे। वो सभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि धारा 112 से 116 तक होगी, जिसके बाद हमारा जो पंचायत समिति है, पंचायत समिति हमारा कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों ग्राम पंचायत समिति की सभी धाराएं, धारा 1 से धारा 116 तक आप सभी को पता है, हमने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को बहुत अच्छे से सभी पॉइंट क्लियर हो रहे हैं। दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, इसके साथ में वीडियोज को लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें भाई, दोस्तों के साथ भी शेयर करें। दोस्तों इसके साथ में एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जब तक आपके ग्राम सचिव के एग्जाम की डेट नहीं आ जाती, तब तक आप क्या करें कि जितना भी जो पंचायती राज है, पंचायती राज की जितनी भी जो 280 धाराएं हैं उन सभी को याद कर लें भाई, क्योंकि जिस टाइम पे एग्जाम की डेट आएगी तो वो क्या होगा कि आपका एग्जाम 1 महीने के अंदर करा दिया जाएगा भाई। अब 1 महीने में क्या है कि ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन तो क्या रहेगा 10 से 15 नंबर का रहेगा भाई। इसके अलावा आपको 75 नंबर्स और हैं भाई, आपके 75 नंबर और हैं, उनके ऊपर भी आपको भाई टाइम देना है। तो भाई अब जब तक एग्जाम की डेट नहीं आ रही, आप इन सभी धाराओं को बहुत अच्छे से पढ़ें भाई, बिल्कुल डिटेल में पढ़ लें भाई, ताकि 10-15 जो क्वेश्चन आए आपके, एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, क्योंकि तभी आप मेरिट में आ सकते हैं। यहां से क्वेश्चन गलत नहीं होगा तभी आप मेरिट के अंदर आ सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसे टॉपिक चूज करने पड़ेंगे जहां से आप क्या कर सकते हैं और जो बचे हुए बच्चे हैं उनसे आगे निकल सकते हैं भाई। ठीक है। तो भाई क्या है कि इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक उठाने होंगे भाई, जैसे कि अब की बार हिंदी आया है तो हिंदी का तो पता नहीं कैसी आएगी, लेकिन इसके साथ में देखिए भाई आप मैथ है, मैथ के अंदर जीके के अंदर क्या है कि जीके के अंदर बहुत ज्यादा बच्चे स्कोर करते हैं, हर बच्चे को जीके ज्यादा आती है, सबसे ज्यादा हरियाणा के एग्जाम में सभी बच्चों को जीके ही आती है। इसके साथ में कंप्यूटर है और इसके साथ में साइंस है और इसके साथ मैथ है। अगर जिस बच्चे के ये सभी स्ट्रॉन्ग हैं
तो वही बच्चा क्या करता है, उसी बच्चे का नाम मेरिट लिस्ट में आता है। अब की बार एक नया टॉपिक डाला गया है, हरियाणा पंचायती राज की धाराएं, और इसके साथ में जो पूरे भारत का भी पंचायती राज है वो भी आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। आगे आने वाली क्लासेज के अंदर पंचायती राज से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा भाई। ठीक है भाई, तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। धन्यवाद।